नमस्कार दोस्तों, जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम वही कल जो करंट अफेयर्स की सुपरफास्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज क्लास 2 कल जो क्वेश्चन अपन लोगों ने किए थे उसको आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन है, किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया? तो हमको याद रखना है, अंगारा A5 स्पेस रॉकेट रूस ने लॉन्च किया है। यह रॉकेट सुदूर पूर्व के बोस्तोचनी कॉस्मोड्रोन से लॉन्च किया गया है। यह रॉकेट 2 बार असफल होने के बाद लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, हमको इतना याद रखना है कि अंगारा A5 एक स्पेस रॉकेट है जिसे किसने लॉन्च किया है? रूस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है? तो ये नई साइटें जो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नई साइटें जोड़ी गई हैं, जिनकी वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्कों की संख्या 213 है और नई साइटें जो जोड़ी गई हैं उनकी संख्या 18 है। तो दोस्तों, याद रखना है, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में जो नई साइटों को शामिल किया गया है उनकी संख्या कितनी है? 18। इन नए जियो पार्कों की वजह से अब दुनिया भर में जियो पार्कों की कुल संख्या 213 हो गई है। ये नए जियो पार्क ब्राज़ील, चीन, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल और स्पेन में हैं। इसके अलावा बेल्जियम और नीदरलैंड के साम्राज्य में फैला एक नया ट्रांस बाउंड्री जियो पार्क भी जोड़ा गया है। तो ये याद रखेंगे हम लोग। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। ये हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेगा ये इसका। इन जियो पार्कों में से हर एक किसी विशेष क्षेत्र की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और अमूर्त विरासत के बारे में अद्वितीय जानकारी प्रदान करता है। तो दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो करंट का क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि नई कितनी साइटों को शामिल किया गया है? तो 18। तो दुनिया में इन साइटों की संख्या कुल कितनी हो गई? 213 ये देशों में। और ट्रांस बाउंड्री जियो पार्क जो है बेल्जियम और नीदरलैंड के साम्राज्य में फैला हुआ है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की शुरुआत 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है। यहीं से याद करना शुरू कर देंगे। चीन के वैज्ञानिकों ने क्या बनाया है? एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है। इसका नाम क्या है? तो शॉर्ट में तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है साउंड एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये भी हम लोग याद रखेंगे। अब ये किस प्रकार के बारे में है या किस प्रकार से काम करता है, क्या है, तो आगे इसकी जानकारी है। सेंसर का केंद्रीय विचार ध्वनि तरंगों पर आधारित है। विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा ध्वनि प्रवर्धन के कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक सेटअप एक ऑसिलेटर के समान है। एक ऑसिलेटर बिना किसी बाहरी फीड तंत्र के दोलन उत्पन्न कर सकता है। तो जो ऑसिलेटर है वो बिना किसी बाहरी फीड तंत्र के दोलन उत्पन्न कर सकता है। इसका एक उदाहरण एक सामान्य ध्वनि प्रवर्धन प्रणाली है। इसमें एक माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और स्पीकर होता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद
हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे एग्जामों में। तो इसको जो विकसित किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया है? सखी ऐप शुरू किया गया है, जिसको विकसित किया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। इस ऐप की मदद से अंतरिक्ष यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी, जैसा कि तकनीकी जानकारी मिलना, एक दूसरे के साथ संवाद करना, अब वो बात भी कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य की निगरानी रखी जा सकती है और वो पृथ्वी से जुड़े रह सकते हैं। आहार कार्यक्रम का प्रबंधन किया जा सकता है, डेटा तक पहुंचना होता है, लॉग बनाए रखना है और गगनयान मिशन के लिए सुरक्षा और दक्षता बढ़ाना इसका मुख्य कार्य होगा। समझ गए होंगे सखी ऐप जो गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए बनाया गया है। इसको भी जान लेते हैं। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। कौन सा? गगनयान मिशन की उड़ान। अंतरिक्ष यात्री 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि कितनी नीचे तक कक्षा पर जा सकते हैं अंतरिक्ष यात्री, तो 400 किलोमीटर की। मिशन में अंतरिक्ष यात्री 3 दिन तक अंतरिक्ष की सैर करेंगे। कितने दिन तक की सैर करेंगे? 3 दिन तक की। मिशन के लिए प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। तो ये चारों व्यक्तियों के फोटोज हैं जो कि आप देख रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में इसी वर्ष के अंतर्गत भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 6 मार्च 2024 को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में रेड क्रॉस मुख्यालय में दिया गया। इस पुरस्कार को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से भारत की राजदूत और मिशन की उप प्रमुख श्री प्रिया रंगनाथन ने प्राप्त किया। यहाँ याद रखेंगे इनका नाम, श्री प्रिया रंगनाथन को प्राप्त किया। यह पुरस्कार मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप ने दिया। यह पुरस्कार सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता और बच्चों में इन संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने में इसके उत्कृष्ट नेतृत्व का उत्सव मनाता है। खसरा और रूबेला टीकाकरण के जरिए इन बीमारियों को रोका जा सकता है। भारत का लक्ष्य 9 महीने से 15 वर्ष की आयु के, इंपोर्टेंट फैक्ट बनेगा, भारत का लक्ष्य 9 महीने से 15 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को टीका लगाकर खसरा और रूबेला दोनों को खत्म करना है। ओके, तो याद रखेंगे भारत को ये चैंपियन पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र, देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो वो किया गया IIT कानपुर में। जल चिकित्सा या हाइड्रोथेरेपी, यानी हाइड्रोथेरेपी को ही हम हिंदी में जल चिकित्सा कहते हैं। इसमें गर्म या ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ठंडे पानी का भी प्रयोग किया जा सकता है और गर्म पानी का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें पानी का दबाव और प्रवाह
उपचार के हिसाब से अलग अलग होता है। इसका मकसद शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के लक्षणों को कम करना होता है। याद रखेंगे, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के लक्षणों को कम करना होता है। कुछ हाइड्रोथेरेपी के अभ्यास गर्म पानी में नहाने जितने आसान होते हैं और इन्हें घर पर भी किया जा सकता है। तो ये हमारा भारत में पहला हाइड्रोजन थेरेपी केंद्र जो शुरू किया गया आईआईटी कानपुर में, जिसके बारे में हम जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत के पहले एआई शिक्षक रोबोट भारत के पहले एआई शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है? तो वो किया है केरल में। भारत के पहले एआई शिक्षक का अनावरण किसने किया है? केरल में। एआई शिक्षक रोबोट का नाम आइरिस है। इस शिक्षक का नाम क्या रखा गया है? आइरिस। मैकर लैब्स एडुटेक के सहयोग से विकसित आइरिस का लक्ष्य छात्रों के लिए व्यक्तिगत सीखने के अनुभवों के माध्यम से पारंपरिक शिक्षण विधियों को परिवर्तित करना है। यानी शिक्षा के दौर में एक इनोवेशन तकनीक को जोड़ना है। ये भारत की पहली एआई टीचर हैं जिनका नाम क्या रखा गया है? आइरिस। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन नेपाल में किया गया। कहाँ किया गया? शांति प्रयास 4 का आयोजन नेपाल में किया गया। इस आयोजन में नेपाली सेना और अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने मिलकर अभ्यास किया। इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे 19 देशों के 1125 से ज़्यादा सैनिक शामिल हुए। याद रखेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच होने वाले सैन्य अभ्यासों से सेना को युद्ध के मैदान में परीक्षण किए बिना अपनी क्षमताओं का आकलन करने का मौका मिलता है। यानी इस प्रकार के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास से हमारी सेना को बिना युद्ध के मैदान में परीक्षण किए अपनी क्षमताओं का आकलन करने का मौका मिलता है। इन अभ्यासों में बेहतर सैन्य सहयोग, विरोधी रणनीति का अवलोकन, नई तकनीक से परिचित होना और एक दूसरे के चालक दल को प्रशिक्षण देना जैसे महत्वपूर्ण फायदे मिलते हैं। सैन्य अभ्यासों में नियंत्रित प्रतिकूल परिस्थितियों में वास्तविक पूर्ण पैमाने पर सैन्य अभियानों के अनुकरण पर ध्यान दिया जाता है। तो ये बहुराष्ट्रीय जो सैन्य अभ्यास होते हैं उनसे क्या क्या फायदा है, आप ये सारी चीजें जान चुके हैं। याद रखेंगे लेकिन शांति प्रयास 4 इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नेपाल में। कितने देशों ने हिस्सा लिया है? 19 देशों। कितने सैनिक शामिल हुए? 1125 सैनिक। आगे बढ़ते हैं। किस देश के पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो भाई पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह ये लॉन्च किया गया है ईरान के। यह उपग्रह ईरान के भीतर ही घरेलू स्तर पर विकसित किया गया। इसका वजन 134 किलोग्राम है और इसमें 3 कैमरे लगे हैं। यह उपग्रह 310 मील की ऊंचाई से जमीन पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। यानी जो पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह है इसको 310 मील की ऊंचाई से जमीन पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद है कृषि, पर्यावरण निगरानी और दूर दराज के इलाकों में संचार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना है।
दोस्तों पास 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च कहां से किया गया, किस देश से? ईरान। ईरान लॉन्च पास 1 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट फ्रॉम रसिया, और ये ऑर्बिट कहां से किया गया है? रसिया से। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां किया गया है जी? तो दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया गया है। कब किया गया है? तो 26 फरवरी 2024 को किया गया है। किसके द्वारा, कौन कौन उसमें शामिल थे? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने इसका उद्घाटन किया था। इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी ने किया है, याद रखेंगे। इसमें हथियार, गोला बारूद, रॉकेट और तोप के गोला का उत्पादन किया जाएगा। यह कॉम्प्लेक्स सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के लिए छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर के गोला बारूद का उत्पादन करेगा। इस कॉम्प्लेक्स में काउंटर ड्रोन, खुफिया निगरानी और रेकी टेक्नोलॉजी और साइबर रक्षा क्षेत्र में विकास पर काम किया जाएगा। तो ये हमारे देश के जवानों को और देश की जो सशक्त बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं या छोटे पुलिस बल हैं, इन सब के लिए ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? बारूद, गोला बारूद और मिसाइल जैसी चीजें बनाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेराह पुत्र 2 लॉन्च किया गया है? तो मेराह पुत्र 2 किस देश का है? इंडोनेशिया का। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है भाई। तो स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। यह रॉकेट फ्लोरिडा के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। 34.5 मिनट के बाद इसे कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। यह उपग्रह 8,800 पाउंड यानी कि 4,000 किलोग्राम का है। यह अगले 15 सालों तक इंडोनेशिया में तेज इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा। ओके, तो इंडोनेशिया में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए मेराह पुत्र 2 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की? तो भाई, तो 2 ग्रह हैं, यूरेनस और नेपच्यून, यानी अरुण और वरुण। इनमें से एक चंद्रमा यूरेनस के आसपास था और 2 चंद्रमा नेपच्यून के आसपास थे। नेपच्यून के चंद्रमाओं में से एक चमकीला चंद्रमा है जिसका अंतिम नाम S2002N5 है। यह चंद्रमा बर्फ के विशालकाय ग्रह नेपच्यून की परिक्रमा करने में करीब 9 साल का समय लेता है। कौन समय लेता है? S2002N5। नेपच्यून के एक और चंद्रमा का अंतिम नाम S2021N1 है। यह चंद्रमा नेपच्यून से करीब 14 किलोमीटर दूर है और इसकी परिक्रमा करीब 27 साल में पूरी होती है। तो हम लोग ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया? तो भाई ये स्वदेशी है लेजर हथियार जिसका नाम दुर्गा 2 है, इसका विकास DRDO के द्वारा किया गया। अब दुर्गा 2 जो नाम दिया गया है डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, यानी दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? तो ये रहा। यह 100 किलोवाट का हथियार है। इसे भूमि, समुद्र और वायु आधारित प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकृत करने की योजना है। दुर्गा 2 में चीन या पाकिस्तान द्वारा लॉन्च की गई किसी भी बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता है। यदि कभी भी कोई चीन या पाकिस्तान द्वारा लॉन्च की गई कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल होगी तो ये उसको क्या कर देगा? ब्लास्ट, और पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है। दुर्गा 2 परियोजना को $100 मिलियन की लागत से विकसित किया गया। भाई इस परियोजना में कितना रुपया खर्च किया गया? तो $100 मिलियन। वैज्ञानिक इस सीमा को 100 किलोमीटर या उससे आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लेजर हथियार दुश्मन के नागरिक या सैन्य रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली को भी नष्ट कर सकता है। यानी दुश्मन के जो लेजर हथियार दुश्मन के नागरिक या सैन्य रडार या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली को ये क्या कर देगा? तो उनको भी ध्वस्त कर देगा। तो दुर्गा 2 पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? पहले तो जानते हैं सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च किया गया। तो भाई तो वो कंपनी कौन सी है और कौन प्रथम लॉन्च करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? सोडियम एनर्जी हैदराबाद में। ये अपन लोग याद रखेंगे सभी साथी। सोडियम एनर्जी कंपनी कहाँ पर है? हैदराबाद में, जिसने सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च कर दिया है। ये बैटरियां सुरक्षित होती हैं। ओवरचार्ज होने या दुर्घटना होने पर इनमें आग लगने का खतरा कम होता है। ये बैटरियां किफ़ायती होती हैं। इनकी आयु लंबी होती है। ये तेज चार्ज होती हैं और डिस्चार्ज भी तेज होती हैं। ये बैटरियां पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। इन्हें आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता है। सोडियम लिथियम की तुलना में 500 गुना ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्लियर? समझ में आ गया होगा आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रिजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है? ये बहुत बढ़िया चीज है। भारत में भूस्खलन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो हाई रिजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है IIT दिल्ली के द्वारा। आप देख रहे हैं इंडियन लैंडस्लाइड सस्केप्टिबिलिटी मैप, जो हम ब्लू कलर देख रहे हैं, ये वेरी लो, यहाँ पर भूस्खलन थोड़ा कम होता है, बहुत ही कम होता है। थोड़ा सा जो ये अलग कलर देख रहे हैं इसमें लो ही होता है। फिर इसके बाद ये मीडियम है, इसके बाद हाई है, फिर ये वेरी हाई है। तो ज़्यादातर भूस्खलन भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, इन सब क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, और भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र। क्लियर? जानते हैं
भारत में भूस्खलन सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाकों में होता है भाई। हिमालय और पश्चिमी घाट भूस्खलन के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र हैं। भारत में बर्फ से ढके हुए क्षेत्र को छोड़कर लगभग 12.6% भूमि भूस्खलन के खतरे से ग्रस्त है। दो चीजें यहां आपको देखने को मिल चुकी हैं। भूस्खलन को रोकने के लिए भूस्खलन वाले स्थानों पर आवास नहीं बनाना चाहिए। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना चाहिए। भाई दीवारें कैसी बनना चाहिए? प्रतिधारी दीवारें बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों को याद रखना होगा कि पहली बात तो ये जो हाई रेजोल्यूशन वाला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है वो IIT दिल्ली ने बनाया है, और भूस्खलन सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाकों में होता है, और भारत में हिमालय और पश्चिमी घाट जैसे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र हैं। और ये भारत में बर्फ से ढके हुए क्षेत्र को छोड़कर यानी 12.6% भूमि क्षेत्र भूस्खलन के खतरे से ग्रस्त है भारत में। और हम सब जानते हैं भूस्खलन वाले क्षेत्रों में मकान नहीं बनाना चाहिए। अब तो आज के लिए इतने क्वेश्चन पर्याप्त हैं, आप इनको जरूर अध्ययन करें, और डेली आपको ये क्वेश्चनों की सीरीज चलती रहेगी जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो धन्यवाद साथियों।